नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 1 मई को एक विशाल महारैली आयोजित की जा रही है बोधगया में। आप सब जानते हैं महाबोधि महाविहार के लिए हर तरह से बहुजन संगठन, विभिन्न तरह के बहुजन संगठन पूरा अपने-अपने तरफ से जोर लगाए हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से महाबोधि महाविहार को ब्रह्मनिकल सिस्टम से आज़ादी दिलाया जाए और बुद्ध को बुद्ध के के लिए डेडिकेटेड किया जाए, बुद्धिस्ट लोगों को दिया जाए इस चीज़ को। तो इसके लिए आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं प्रोफ़ेसर विलास खरात जी, जिनसे हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अब ये 1 मई को जो महारैली है, इसमें क्या चीज़ें आगे होंगी या होने दिया जाएगा या क्या खबर आ रही है, लेटेस्ट खबरें क्या हैं, वो तमाम हम जानकारी आज हम जानेंगे। इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और कुछ अहम जानकारी आप लोगों के सामने आने वाली हैं कि क्या-क्या षड्यंत्र किए जा रहे हैं, किस तरह से बहुजन आंदोलन को कुचलने के लिए, बहुजन लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए, इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तृत यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसको शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें बोलते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं, इनको मैं स्क्रीन पर जोड़ रहा हूँ। प्रोफ़ेसर विलास खरात जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है साइंस जर्नी पे। जी, जी, धन्यवाद। जी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो 1 मई को जो विशाल रैली का आप लोग जो बात कर रहे हैं, ये 1 मई आप लोगों ने क्यों चूज़ किया है? क्या है ये चीज़? किस लिए कर रहे हैं? माननीय सतीश दास जी जॉइन हुए हैं क्या? माननीय सतीश दास जी? नहीं, नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा है मुझे। एक 1 मिनट, 1 मिनट। तो दोस्तों हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और कुछ और लोग भी जुड़ रहे हैं। अ, पूर्व विधायक हैं सतीश जी, शायद वो भी जुड़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी चर्चा होंगी इस पर, डिस्कशन होगा और ये देखें कि ये जो मंथ है, मई का जो महीना होता है, वो बुध का महीना कहलाता है। अप्रैल का महीना बाबा साहब के लिए डेडिकेटेड होता है, उसी तरह से मई का महीना जो है, बुध के लिए डेडिकेटेड होता है। तो हम लोगों के साथ माननीय भूतपूर्व विधायक जी भी जुड़ चुके हैं, इनको भी मैं स्क्रीन पर ले रहा हूँ। आपका माननीय सतीश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है साइंस जर्नी पे। सभी को नमो बुधाय, जय भीम। जी। तो मेरा सबसे पहला तो प्रश्न ये है कि ये जो 1 मई को जो विशाल जन रैली जो आप लोगों ने आयोजित किया है, ये 1 मई का दिन आपने क्यों चूज़ किया था और ये क्या महारैली किस चीज़ के लिए है? क्या है? आपको बता दें कि 1 मई बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध जयंती का दिन है और मज़दूर दिवस भी है उस दिन हुँ, और हुँ। शुक्रवार का भी दिन पड़ रहा है। ये बड़ा ही एक संयोग से एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन बुद्ध जयंती मतलब पूरी दुनिया में बुद्ध का आगमन हुआ था, वो दिन सबसे मेमोरेबल डे है बहुजन समाज के लिए, इसलिए बुद्ध जयंती के दिन हम लोगों ने चुना और हमारे जो लड़ाई है, उस लड़ाई में इस महारैली का नाम संविधान सुरक्षा महारैली हम लोगों ने रखा है कि आज भी बीटी एक्ट बना करके 1949 का बीटी एक्ट बना करके और महाबोधि महाविहार आज भी बौद्धों के पास में नहीं है और वो पूरी तरीके से आज भी उस पे ब्राह्मणों का कब्जा है। तो इसी वजह से संविधान की सुरक्षा संविधान आर्टिकल 26 कहता है कि सभी को धार्मिक प्रबंधन, धार्मिक आस्था और उसके रख-रखाव का पूरा ड्यूटी देता है, संविधान उसको छूट देती है, लेकिन बौद्धों के लिए इस देश में वो चीज़ लागू नहीं है। क्योंकि जहाँ बौद्ध को ज्ञान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ,
वो जगह आज भी बौद्धों के पास में नहीं है, जिसका रख-रखाव पूरा प्रबंधन बीटीएमसी जो कमिटी है, उसमें 4 बौद्ध होते हैं और 5 गैर बौद्ध मतलब हिंदू धर्म के मानने वाले लोग होते हैं, जिसमें जो मठाधीश जिसने महाबोधि मंदिर को विलुप्त करने का भरसक प्रयास किया, वो भी उसके मेंबर होते हैं। तो इसी वजह से हम लोगों ने इस दिन को चुना और इसी को बीटी एक्ट को आधार बना करके वक्फ संशोधन बिल लाया गया, जिसमें वक्त बाय वक्त बाय यूजर में जो सवाल है कि उसमें 2 आरएसएस के लोग की एंट्री दिया गया है वक्फ संशोधन बिल ला करके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो जो चीज़ें महाबोधि महाविहार के साथ में हो रहा था, अब पूरे मुस्लिम धर्म के मानने वाले जो उनके वक़्त की संपत्ति है, उसके साथ भी वही चीज़ें होगा कि वहाँ भी गैर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग मेंबर होंगे। तो ये इन्हीं सवालों को लेकर के संविधान सुरक्षा महारैली रखी गई थी कि पहली बार क्योंकि हम लोगों ने देखा कि महाबोधि महाविहार की लड़ाई अनाकारिक धर्मपाल जी श्रीलंका से आकर के शुरू करते हैं और बहुत हद तक उस लड़ाई को पूरी जीवन लगा करके वो लड़ने का काम करते हैं। लेकिन वो बीटीएमसी एक्ट को खत्म नहीं करा पाते हैं। बाद में सुरेश ससाई जी इस लड़ाई को लड़ते हैं महाराष्ट्र से आकर के और इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक के लेके जाते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है। फिर उसके बाद हाल के दिनों में पिछले 2 सालों से देखें कि जब हम बिहार विधानसभा में पहली बार इन सवालों को उठाया 7 मार्च 2023 को पहली बार इस सवाल को उठाया, फिर 7 मार्च 2025 को जब सदन के अंदर इन सवालों को हमने रखा मजबूती से, पूरे देश दुनिया के लोग जाने कि अरे इस तरीके का मामला है। तो इन सवालों को लगातार उठा रहे थे, तो इसी वजह से लगा कि ये लड़ाई तो बिहार के लोगों की लड़ाई है। ये बोध गया तो बिहार का धरोहर है, देश का धरोहर है, देश की पहचान है बुद्ध की जो विरासत है महाबोधि महाविहार और इसको यदि इस लड़ाई को बिहार के लोग नहीं लड़ेंगे, इस लड़ाई को हम लोग यदि नहीं लड़ेंगे, तो बाहर से लोग महाराष्ट्र में लाखों लोग की रैलियाँ लोग करते हैं, लेकिन उस रैली से बिहार सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसी वजह से हम लोगों ने 1 मई का दिन चुना और उस दिन संविधान सुरक्षा महारैली हम लोगों ने अंबेडकर संघर्ष मोर्चा और महाबोधि महाविहार संघर्ष समिति के द्वारा और समविचारी संगठनों इसमें बहुत सारे संगठन इसमें अपना समर्थन दे रहे हैं और एक रैली हम लोगों ने आयोजित किया कि हम ये शासन प्रशासन को बता सके कि जब कोर्ट में जाता है मामला या संसद में जब मामला ये उठता है, तो वो लोग कहते हैं ये तो महाराष्ट्र के लोग लड़ रहे हैं, बिहार के लोग थोड़ो लड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा गंभीर सवाल है कि भाई बिहार के लोग ही लड़ेंगे, हमारा विरासत है, हमें दो, बहुजनों को दो, बौद्धों को दो। तो इसीलिए 1 मई का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको एक और सूचना बता दें कि इस महारैली की घोषणा से जो प्रचार-प्रसार लोगों में एक जो गाँव लेवल पर जो एक जागृति पैदा हुआ है, बीटीएमसी एक्ट को लेकर के वक्त बिल को लेकर के, ईवीएम एसआईआर को लेकर के जो एक जागृति पैदा लोगों के अंदर हुआ है, यूजीसी बिल को लेकर के एक जागृति जो पैदा हुआ है, उससे शासन प्रशासन घबराए हैं और उनका प्रेशर आ रहा है कि हम रैली नहीं करें। उनका तरह-तरह का हथकंडा हम लोग पर लादा जा रहा है कि हम एनओसी नहीं दे रहे हैं, तो ये प्रोग्राम आप इतने लोगों का कैसे कर रहे हैं? मतलब हज़ार तरह की इंक्वायरी और परेशान किया जा रहा है और उनके तरफ से कहा जा रहा है कि आप रैली को स्थगित करें। लेकिन हम लोगों ने कहा है कि हम रैली को स्थगित किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। अनाकारिक धर्मपाल जी की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लोग मंजिल तक पहुँचाएँगे। सम्राट अशोक ने इस देश को बौद्धमय भारत बनाया था। सम्राट अशोक जी के विचारधारा को हम स्थापित करेंगे। मानवर काशीराम साहब जो बौद्धमय भारत का सपना देखे थे, बाबा साहब बौद्धमय भारत का सपना देखे थे, उस सपना को हम लोग पूरा करेंगे और इस लड़ाई को हम सब लोग लड़ेंगे। इसलिए जो भी हमारे देश दुनिया से जो लोग आ रहे हैं, आप 1 मई को गया के गांधी मैदान में लाखों की संख्या में पहुंचे और उस दिन बीटीएमसी की लड़ाई बिहार की धरती से बिहार के लोगों के द्वारा शुरू की जाएगी और जब तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, तब तक हम लोग बीटीएमसी एक्ट को खत्म न करा दें। वक्फ संशोधन बिल में जो उनके मौलिक अधिकार इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग पर जो प्रहार किया गया है, उसमें सुधार न करवा दें,
तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और पहली बार एक और बात बता दें कि कोई सामाजिक बैनर, पहली बार जिसमें इस्लाम धर्म के मानने वाले भी, बौद्ध धर्म के मानने वाले भी, बहुजन समाज के मानने वाले भी, ये तमाम लोग इकट्ठा होकर के अपनी समस्या के लिए लड़ाई शुरू कर रहे हैं। इसी वजह से शासन प्रशासन हिल गए हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम जबरन बनवाया जा रहा है कि किसी तरीके से मुख्यमंत्री आ जाए और हम लोग के पास में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा करके इनका प्रोग्राम को रोकने का हम किसी तरह का हथकंडा साजिश करें। लेकिन हमने भी कहा है कि हर हाल में प्रोग्राम होगा, उसके लिए हम जेल जाना पड़ेगा तो हम सब जेल जाएँगे, लाठी खाना पड़े, गोली खाना पड़े, हम लोग खाएँगे, लेकिन हर हाल में प्रोग्राम करेंगे। लोगों का जो अपार विश्वास और समर्थन मिल रहा है, हम लोग हर हाल में हमारा 1 मई का कार्यक्रम होगा। और शासन प्रशासन को भी स्पष्ट रूप से हमने कहा है कि आप मेरे मौलिक अधिकार को नहीं रोक सकते हैं। आप मेरा एक मौलिक अधिकार है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम बुद्ध जयंती के मौके पर हम इकट्ठा होकर के हम गौतम बुद्ध की आराधना कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। हम सभा कर सकते हैं, हम शांति तरीके से लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। ये मेरा मौलिक अधिकार है। आप इसे यदि वंचित करेंगे तो हम आपको कोर्ट में घसीटेंगे। तो इसलिए शासन प्रशासन में भी हम लोग के रैली से खलबली और भय बना हुआ है। तो इसलिए इस जो डर है, जो शासन प्रशासन के अंदर जो डर पैदा हुआ है बहुजन समाज की वजह से, ये अच्छा है। हम यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन लोग डरे, सरकार डरे और बीटी एक्ट को निरस्त करके पुनः प्रबंधन बौद्धों के हाथ में दे। देश में लाखों मंदिर हिंदू धर्म के लोग चला रहे हैं। एक पूरी दुनिया में एक महाबोधि महाविहार है, क्या वो बौद्धों को नहीं दे सकते? इतना बड़ा दिल आपके पास नहीं है? अब विश्व कुटुंबम की बात आप करते हैं, प्रधानमंत्री विश्व कुटुंबम की बात करते हैं और बौद्ध महाविहार को अब ब्राह्मणों के कब्जे में रखे हैं। ये बौद्धों को हाथ में सौंपना चाहिए। तो इसीलिए 1 मई के रैली बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें पहली बार सज्जाद नुमानी साहब, जो बहुत बड़े इस्लाम धर्म के गुरु हैं, पूरी दुनिया में आईन के, संविधान के जानकार हैं और गंगा जमुनी तहजीब के एक प्रतीक है, वो आ रहे हैं। उनके द्वारा इस रैली का उद्घाटन होगा। तो इसीलिए एक व्यापक लोग के अंदर प्रचार प्रसार हुआ है, एक बड़े लोग जमावड़ा होगा, इसी वजह से लोगों में खलबली मची हुई है। जी। पिछली बार जब बुद्ध पूर्णिमा, मुझे याद है बुद्ध पूर्णिमा पड़ी थी और जब लोगों ने इस तरह का गैदरिंग हुआ था, उस समय कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर और जो बुद्धिज़्म की इस गैदरिंग थी उसको बिगाड़ने का प्रयास किया था। और उस समय तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार भी 1 मई को जो जन रैली होने जा रही है, क्या इसके लिए आप लोगों की तैयारी है? फिर से वो इस तरह के कुछ कर सकते हैं? देखिए, उस बार लोग महाबोधि महाविहार के अंदर गए थे और जो लोग वहाँ पर जाकर के गौतम बुद्ध के सामने संकल्प ले रहे थे, गौतम बुद्ध को जाकर के अपना नमन कर रहे थे, उनके सामने अपना शीश झुका रहे थे। उस बीच में आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी, आरएसएस के लोग उसमें घुसते हैं, महिलाओं के साथ में बदसलूकी करते हैं और वहाँ पर बौद्ध मंदिर के अंदर जय श्री राम का नारा लगा करके एक टकराव का माहौल बनाते हैं और फिर लोगों पर फर्जी मुकदमा कर करके आप भंते जी और तमाम लोगों को जेल में डाला जाता है। लेकिन इस बार हम लोग बोध गया से 10 किलोमीटर दूर, 11 किलोमीटर दूर जो गया का जो डिस्ट्रिक्ट हेड टाउन है, वहाँ पे गया के गांधी मैदान जो सबसे बड़ा इलाका है, जगह है, वहाँ पे हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हम लोग जो भी लोग बौद्ध मंदिर जाना चाहेंगे, सुबह अपना जा कर के गौतम बुद्ध को अपना नमन कर के और वो अपना फिर आकर के रैली में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम बोध गया से 10 किलोमीटर दूर पहले ही हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो इस तरीके का सवाल ही नहीं उठता है और जो असामाजिक तत्व यदि आते हैं, तो सरकार यहाँ पर है, सरकार किस लिए बैठी है? क्या सामाजिक तत्व को भेजने के लिए बैठी है? या ऐसे तत्वों को पकड़ना उनकी ड्यूटी है? हमारे भी वॉलंटियर्स तैयार रहेंगे, हमारे भी हजारों से ज़्यादा वॉलंटियर्स रेडी हैं और कोई भी इस तरीके का असामाजिक तत्व अगर गलत मंशा से प्रवेश करेगा, तो हमारे लोग उनको पकड़ करके पुलिस को सुपुर्द करने का काम करेंगे। तो हमारी रैली में पूरी तैयारी है
तो इसलिए जो पिछली बार जो घटना घटी थी, वो घटना घटी नहीं थी, वो आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए एक सुनियोजित तरीके से एक प्रायोजित वो घटनाएँ थी, जिससे बाद में आंदोलन डाइवर्ट हुआ और आंदोलन को एक हिंसक रूप दिया गया, बाद में धरना को उठा कर के वहाँ से हटा दिया गया और आंदोलन को कमज़ोर किया गया। तो जो भी आंदोलन में शामिल जो भी लोग थे यदि वो उस दिन भी हमारी बात मान लेते कि जिस दिन धरना स्थल से हटाया जा रहा था, हमने कहा था कि हम अभी विधायक हैं, सदन चल रहा है, मैं आता हूँ और मैं गिरफ्तारी दूँगा, धरना आप क्यों हटाएँगे? मैं धरना पे आके बैठता हूँ, मैं अपनी गिरफ्तारी दूँगा और गिरफ्तारी के बाद जो देश में बवाल होगा, होगा। उसके बाद लड़ाई आगे बढ़ेगी, लेकिन मुझे आने से पहले ही धरना स्थल को क्लोज़ कर दिया गया और एक कमरे में जाकर के धरना पर बैठा गया। अब तो धरना पता नहीं अब कहाँ चल रहा है। तो इस वजह से अब एक बड़ी लड़ाई बिहार के लोग को लड़ना होगा। कोई भी बाहर के लोग आके हमें मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, झंडा से, डंडा से हमारी सहायता कर सकते हैं। हमें आइडियोलॉजी दे सकते हैं, हमें रास्ता बता सकते हैं, लेकिन लड़ना यहाँ के लोगों को होगा और पहली बार हमने यहाँ के लोगों को, लाखों लोगों को तैयार किया है इस लड़ाई के लिए। इसीलिए शासन प्रशासन में खलबली मची हुई है। जो बीटीएमसी पे कुंडली बना करके जो बैठे हुए वर्षों से, उनके अंदर खलबली मची हुई है और हर एक तरह का वो हथकंडा अपना रहे हैं कि हमारी रैली को किसी तरीके से रोका जाए, हमारे रैली को किसी तरीके से शासन प्रशासन पर दबाव बना करके हमारे रैली पर होने से रोका जाए। लेकिन किसी भी सूरत में रैली हमारी नहीं रुकेगी, ये हम आम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं। जी, आप जो पिछले मुख्यमंत्री थे बिहार के नीतीश जी, वो पिछड़े वर्ग से आते थे। अभी फ़िलहाल में जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी पिछड़े वर्ग से हैं। और इतिहास ये कहता है कि पिछड़ा वर्ग यानी कि शूद्र वर्ग जो है, इसका ही बुद्धिज़्म से गहरा नाता है, शूद्र और अंत्यज का। तो अभी के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? क्या वो सपोर्ट करेंगे या उनकी दशा-दिशा क्या है इस मुद्दे पे? देखिए, पिछले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में कई बार रही, 21 साल तक के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बीटी एक्ट पर उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। वो पूरी तरीके से ब्राह्मणों के प्रभाव में, आरएसएस के प्रभाव में रहे और इंद्रेश कुमार जी से उनकी मुलाकात होती रही, आरएसएस के मोहन भागवत जी से नीतीश कुमार जी की मुलाकात होती रही और उन्होंने बीटीएमसी एक्ट पर कभी भी अपनी राय नहीं रखा, जबकि वो अंदर खाने से सहमत होते थे। लेकिन उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार रहने के बावजूद भी बीटी एक्ट को नहीं निरस्त किया और ना ही उन्होंने उस पर कभी कहा कि भाई इसमें बौद्धों को सौंपा जाए, ये कभी उन्होंने नहीं कहा। और अब तो बीजेपी के ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बने हैं। वो जिस पार्टी से हम लोग ताल्लुकात रखते हैं, उसी पार्टी से राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव जी के पार्टी से गए हैं 2018 में और सम्राट चौधरी अभी मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन सम्राट चौधरी जी से ये उम्मीद नहीं लगाया जा सकता है कि जो व्यक्ति ब्राह्मणों के सभा में जाके कहता हो कि ब्राह्मण कल भी श्रेष्ठ थे, ब्राह्मण आज भी श्रेष्ठ है और आने वाला सब दिन ब्राह्मण श्रेष्ठ होंगे। वो अच्छा ऐसे व्यक्ति बोलते हैं? हाँ, ऐसा उनका वीडियो है, ऑडियो है। विलास खराज जी ने उनका वीडियो को शेयर किया, उनके पेज पे जाके देखा जा सकता है। जो व्यक्ति हुँ, इस तरह से मानसिक गुलामी का शिकार हो, वो कैसे बाबा साहब और सम्राट अशोक जैसा हृदय दिखा सकता है? कैसे उनके अंदर बाबा साहब सम्राट अशोक जैसा न्यायिक चरित्र आ सकता है? तो जो फिर उन्होंने ब्राह्मणों के जो गुलाम हैं, सम्राट तो नाम क्यों रखा? सम्राट नाम क्यों धारण हुँ, किया? हुँ, तो हुँ। सम्राट मतलब है वो पता नहीं सम्राट बिहार में सम्राट अशोक को तो सम्राट उनके प्रजा में अच्छे पैठ प्रजा ने उनको सम्राट कहा था, लेकिन ये लोग स्वघोषित सम्राट हैं और बाकी अ, इनके पार्टी के ही लोग या बहुत सारे लोग बताते हैं कि किन चीज़ों में ये सम्राट रहे हैं। अ, अपराध के सेक्टर में सम्राट रहे हैं, तमाम भाषाई मर्यादा को तार-तार करने में सम्राट रहे हैं। ये जब मंत्री थे और इन्हीं के पार्टी के विजय सिन्हा जी जब स्पीकर थे,
तो उनको भी उन्होंने धमकाने का सदन के अंदर कहा था और उनको स्पीकर को इन्होंने कहा था कि व्याकुल नहीं हो, ज्यादा व्याकुल नहीं होना है, ऐसे नहीं चलता है। और स्पीकर वहां छोड़ करके चले गए थे, स्पीकर इस्तीफा दे रहे थे। बहुत फिर बाद में सम्राट चौधरी जी आकर के माफी मांगे सदन में, उसके बाद स्पीकर फिर वापस लौटे। तो ये स्पष्ट रूप से इस पर हम नहीं, लेकिन सम्राट चौधरी जी से उम्मीद रखना कि बुद्ध धर्म के पक्ष में वो काम करेंगे, कतई यहाँ हम नहीं विश्वास कर सकते हैं। या उनके पार्टी गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, प्रधानमंत्री के सामने महाबोधि महाविहार की बात तो करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहे कि महाबोधि महाविहार का मसला को समाधान कीजिए और नहीं तो हमारा बेटा हम सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। यदि आप चाहते हैं तो सरकार में आप रह के क्या कर रहे हैं? अपने परिवार का भला कर रहे हैं। तो आप यदि बूथ से ताल्लुकात रखते हैं तो कहिए कि महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में दीजिए, यदि नहीं देते हैं तो हम सरकार से अलग रहेंगे, हम अकेले अपना राजनीतिक दल अपना मेरा है, हम अकेले अपना राजनीतिक दल चलाएंगे। तो इन लोगों के अंदर कोई जिगर नहीं है। पहली बार राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो में 2025 का जो चुनाव हुआ, अपने मैनिफेस्टो में पहली बार महाबोधि महाविहार का पुनः प्रबंधन बौद्धों को देने का संकल्प अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। ये हमारी ऐतिहासिक जीत थी कि किसी पार्टी ने पहली बार, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसने पहली बार अपने घोषणा पत्र में बीटीएमसी के इशू को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। मतलब अगर राजद की सरकार आ जाती तो क्या वो इस पर काम करते हैं या सिर्फ ये घोषणा पत्र ही रह जाता? जी। नहीं, जब घोषणा पत्र में हमने दिया और सरकार को ही करना है, बिहार की सरकार मंत्रिमंडल इस पे फैसला ले सकती है, तो हमारी सरकार होती तो यकीनन हमारी सरकार बीटीएमसी एक्ट का मसले को समाधान करती। और आज वो पवित्र दिन 1 मई पवित्र दिन होता कि हमारी सरकार ये घोषणा करती कि अब महाबोधि महाविहार पूर्ण रूप से बौद्धों के हाथ में होगा। 1 मई को ये घोषणा हो जाती, हमारी सरकार की प्लानिंग थी। लेकिन ऐन कैन प्रकरण से किस तरीके से हमारी सरकार ना आए, जिसके वजह से कि सरकार आ जाएगी तो महाबोधि महाविहार को बौद्धों को हाथ में सौंपना पड़ेगा, तो 40,000 करोड़ रुपया देश के खजाने को महिलाओं में बांटा गया, सरकार ना आए। इसलिए ये समझ सकते हैं बीटीएमसी का क्या मामला है कि हमारी सरकार बन जाएगी तो बौद्धों को पूर्ण प्रबंधन मिल जाएगा। इसलिए सरकार को ही खरीद लो, वोट को ही खरीद लो और सभी महिलाओं को सभी पंचायत में 3-3 करोड़ रुपया से ज्यादा सरकार ने बांटा, डायरेक्ट चुनाव के दरमियान में महिलाओं के खाता में दिया कि किसी तरीके से राजद की सरकार को रोकी जाए। यदि राजद की सरकार आएगी तो 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूर्ण प्रबंधन महाबोधि महाविहार के बौद्धों के हाथ में चला जाएगा। इसलिए हमारी सरकार बनने से रोक दिया गया। इलेक्शन से पहले पैसे बांटे गए, आप ये कह रहे हैं? एकदम बांटे गए, खुलेआम बांटे गए। ओके। पुरुषों के खाते में बांटे गए, 5-5 हजार मजदूरों के खाते में, 5-5 हजार ग्रेजुएट लड़कों के खाते में डाले गए, 10-10 हजार जीविका दीदी की महिलाओं के खाता में डाले गए। ये बड़ा खेल हुआ। अभी बिहार अच्छा, में जी जी। अच्छा, ये जो महारैली हो रही है, इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं? कौन-कौन लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं? इस महारैली के उद्घाटनकर्ता संविधान सुरक्षा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सज्जाद नुमानी साहब, जो बड़े आइन के जानकार हैं और वो अंबेडकर फूले पेरियार की विचारधारा को प्रमुखता से रखते रहे हैं, वो इस रैली के उद्घाटनकर्ता होंगे। मैं स्वयं सतीश कुमार इस रैली के आयोजक और मार्गदर्शक टीम में हैं। इस रैली में स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो यूपी में बहन मायावती जी के साथ में मंत्री रहे, सपा में रहे और आज एक बहुजनों की एक बड़ी आवाज है, बौद्धों की आवाज को मजबूती से उठाते हैं। वो इसमें उदय नारायण चौधरी जी, जो बिहार विधानसभा में 2-2 बार स्पीकर रहने का जिनको मौका मिला, वो आ रहे हैं। और इसमें अभी वर्तमान और पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक अभी आलोक मेहता जी
वो इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के में प्रैक्टिस करने वाले बहुजनों की आवाज़ महमूद प्राचा साहब आ रहे हैं। अशोक यादव जी आ रहे हैं और इसमें हमारे शहर से इसी शहर के नौजवान जो यूथ लीडर हैं, वसीम नैयर साहब उसके को-कन्वीनर हैं। तो देश और दुनिया से बड़े लोग सिख धर्म के मानने वाले बड़े लीडर आ रहे हैं। उसमें क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले गीता पैट्रिक आ रही हैं। तो इसमें एक लंबी फ़हरिस्त है। अरुण गुप्ता जी जो अर्चक संघ से ताल्लुकात रखते बिहार प्रदेश के, वो अध्यक्ष हैं, वो इस रैली में शिरकत करेंगे। आईपीएस अमिताभ दास जी जो एक स्पष्ट अपनी बात को रखते हैं, वो इस रैली में शिरकत करेंगे। तो एक बड़ी रैली होने जा रही है। इसमें पूर्व विधायक सकरा से आने वाले पूर्व विधायक सकरा से जो है वो आ रहे हैं। इसमें पूर्व विधायक सत्यदेव राम जी जो धरौली से है, माले से ताल्लुकात उनका है, वो इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। तो इसमें बड़े सारे ऐसे और बहुत सारे लोग समर्थन दे रहे हैं। जो अभी वर्तमान विधायक हैं या लोग हैं, वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि हम भी आपकी रैली में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और मुझे भी आने का भाई मेरा रिक्वेस्ट स्वीकार कीजिए। तो बड़े सारे लोग इस रैली में शामिल हो रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो पहली बार इतने दिनों में 45 दिन से ज़्यादा दिन से एक दिन भी ऐसा नहीं होगा, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट खंगालिए कि हम एक दिन हमारी टीम बैठी होगी और गाँव-गाँव में बीटीएमसी एक्ट को अलख को जगाएँ और लोगों को बीटीएमसी के मामले पे, वक़्त बिल के मामले पे, ईवीएम एसआईआर के मामले पे ये बता करके और लोगों को हम लोग लेकर के आ रहे हैं। ये नहीं कि उनको गलत चीज़ बता करके और लेकर के आ रहे हैं। बीटीएमसी के मामला क्या बौद्धों के हाथ में महाबोधि महाविहार का पूर्ण प्रबंधन होना चाहिए कि नहीं? सभी लोग बोलते होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए? यदि आप हम सब लोग मिल के नहीं बिहार के लोग लड़ेंगे, गया के लोग, बोधगया के लोग नहीं लड़ेंगे तो होगा क्या? तो नहीं होगा। इसलिए आइए 1 मई को हम सब लोग मिल कर के उस लड़ाई का ऐलान करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपने बहुत खूबसूरत जानकारी दी यहाँ पे। मैं प्रोफ़ेसर विलास खरात से भी जानना चाहता हूँ कि ये जो दूसरा हमने महारैली एक चीज़ और बता दें आपको, जी, दूसरी जी, बात जी। कि हमने लोगों से इस रैली में सपोर्ट के लिए क्योंकि हुँ, लाखों लोग आ रहे हैं, प्रचंड गर्मी गया में पड़ रही है, तो हमने टेंट, पंडाल, उनके बैठने की व्यवस्था के लिए मदद माँगे, लोग मदद दे रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग मदद दे रहे हैं और जो हमने अकाउंट नंबर शेयर किया, उस पे लगातार अपनी राशि कोई ₹10 कोई ₹50 कोई ₹100 कोई ₹500 भेज करके इस रैली को अपना समर्थन दे रहे हैं। जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, वो आर्थिक रूप से अपना समर्थन दे रहे हैं। तो जो लोग भी समर्थन दे रहे हैं, उन सब के प्रति हम आयोजक होने के नाते हम उन सब के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हम पर विश्वास किया और जब रैली समाप्त होगा, तो पूरे खाते का डिटेल्स हम आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग को जारी करेंगे कि किन-किन लोगों ने किस-किस रूप में हमें मदद किया। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा अगर कोई पब्लिक में कोई भी रैंडम व्यक्ति अगर इस आंदोलन से जुड़ना चाहता है, वो चाहता है उस दिन पहुँचना, तो वो डायरेक्ट जा सकता है, जुड़ सकता है आंदोलन से? एकदम डायरेक्ट आ सकता है, सबकी लड़ाई है और सबको मिल के लड़ना है। जो भी आना चाहते हैं, गया स्टेशन उतरेंगे, तो वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर गांधी मैदान है। वहाँ हुँ, ऑटो वहाँ से डायरेक्ट गांधी मैदान के लिए आती है, पैदल भी मार्च करके आएँगे तो 10 मिनट में गांधी मैदान आ जाएँगे और सड़क मार्ग से भी आएँगे तो गांधी मैदान गूगल मैप में डालेंगे तो जीपीएस पे वो आ जाएगा। तो इसलिए गांधी मैदान पहुँचना बहुत आसान है, गया का सबसे प्राइम और सेंटर लोकेशन है, इसलिए सभी लोग से आह्वान है कि गांधी मैदान में पहुँचे। जी, बहुत शुक्रिया। मैं मैं आगे ये जानना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में मुस्लिम वर्ग भी शामिल हो रहे हैं। आपने नाम लिया कि एक काफ़ी विद्वान जो हैं मौलाना वो भी शामिल हो रहे हैं। तो ये जो वक़्फ़ का जो केस है, ये क्या है? इसको थोड़ा-सा समझाएँ। क्या चीज़ है ये? आपने देखा कि 2025 के सत्र में बजट सत्र में सरकार ने एक वक़्फ़ संशोधन बिल लेकर के आई और हुँ, हुँ। वक़्फ़ बाय यूज़र
पहले उसमें सारे जो मेंबर्स होते थे 7 मेंबर्स वो इस्लाम धर्म के मानने वाले होते थे। और ओके। उन्हीं लोग उसका प्रबंधन करते थे, लेकिन वक्त बाय यूजर में उन्होंने बदलाव किया और बीटी एक्ट की जो लड़ाई शुरू हुई उसको उन्होंने आधार बनाया। और इस वक्त बाय यूजर में भी 7 लोगों में से अब कहा कि 2 लोग मतलब हिंदू धर्म के मानने वाले, मतलब डायरेक्ट आरएसएस के लोग उस वक्त बाय यूजर में रहेंगे और उसका पूरा का पूरा जो मॉनिटरिंग होगा जिला पदाधिकारी करेंगे और 2 लोग वो अनिवार्य रूप से उस कमिटी में होंगे, जो इस्लाम धर्म के मानने वाले नहीं होंगे। तो ये तो किसी भी धर्म के धार्मिक जो लॉ है, धार्मिक प्रबंधन है, उसमें हस्तक्षेप है। तो इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ कि बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग की समस्या और इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग की समस्या, ये दोनों की समस्या कॉमन हो गई। इसलिए इस बार बीटीएमसी की डिमांड को लेकर के कि बीटीएमसी को निरस्त करो, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग इस सवाल को उठाते हुए नजर आएंगे और बौद्ध धर्म के मानने वाले, बहुजन समाज के मानने वाले लोग वक्त बाय यूजर में जो वक्त बोर्ड है, वक्त बिल आया है, उसको निरस्त करके जो पूर्व का वक्त बिल था उस रूप में ही लागू किया जाए, इसकी डिमांड हम सब लोग मांग करते हुए नजर आएंगे। तो एक सौहार्द का भी वातावरण कि हम सब लोग मिल करके और हमारी लड़ाई एक दूसरे के साथ में मिल करके अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, ये इस लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। मतलब सिर्फ़ बुद्धिस्ट के जिस तरह से महाविहार इन्होंने कब्ज़े कर रखे हैं बीटी एक्ट के थ्रू, उसी तरह से अब इस्लाम को भी उनके अधिकारों में हिंदुत्व घुसेड़ रहे हैं और 2 एकदम घुसेड़ दिए सदस्य हैं, जो घुसेड़ हैं, नहीं रहे। घुसेड़ दिए हाँ, हैं। हाँ, ओके, घुसेड़ दिए। तो क्या ओके, तो क्या इन्होंने जब अगर इस्लाम में 2 सदस्य अपने दिए तो क्या क कहीं पे ऐसा कहीं देखने आया है कि इन्होंने अपने हिंदू किसी मंदिर में भी 2 मुस्लिम्स को या फिर 2 बुद्धिस्ट को भी जगह दी हो, कहीं पूरे भारत में? कहीं नहीं है। मुस्लिम को तो हिंदू मंदिर के बाहर में लिखा है विष्णुपद मंदिर चल जाइए या किसी मंदिर में, राजगीर में गर्म कुंड में आप चले जाइए तो लिखा हुआ होगा मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। मतलब वो अच्छा। जाकर के उसकी प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं, ओह! ये लिखा होता है। जब आप देखिए कि इसी देश में जीताराम मांझी जी मुख्यमंत्री बन करके जाते हैं मधुबनी के मंदिर में, तो वहां मंदिर को धोया जाता है। इसी देश में हुँ। आप देखिए कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहिबा को आदिवासी होने की वजह से, महिला होने की वजह से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया जाता है। तो ये हुँ। तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारत के जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो 90% जो लोग हैं, जो शूद्र समाज के लोग हैं, उनको आज भी ब्राह्मण हिंदू नहीं मानते हैं। लेकिन बाबा साहब ने वोट की ताकत दे दी है, इस वजह से वो कहीं-कहीं पे चुप रहते हैं और जहाँ यूजीसी हमको अधिकार देने का मामला है, वहाँ मुखर होकर के हमारा विरोध करते हैं। जहाँ पे हमारे लिए आरक्षण लागू करने का मामला है, तो कोई इस्लाम धर्म के मानने वाला विरोध नहीं करता है। सबसे ज्यादा यही हिंदू धर्म में जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो स्वर्ण वर्चस्व के लोग हैं, वो विरोध करते हैं। आप देखिए कि यूजीसी के मामले पे सड़क पे कौन उतरा? 65% आरक्षण जो हुँ। बिहार में तेजस्वी यादव जी, हम सब लोगों ने सरकार में जो लागू किया, इसका विरोध किन लोगों ने किया? ये स्पष्ट रूप से दिखता है। जातीय जनगणना का विरोध कौन कर रहा है? ये स्पष्ट रूप से हुँ, हुँ। दिखता है। आज किसी भी मैनेजमेंट कमिटी हो या न्यास बोर्ड हो, जो न्यास बोर्ड बना है, क्या उस न्यास बोर्ड में कोई दलित है? न्यास बोर्ड में कोई शूद्र है? तो आप एक बोर्ड बना करके और न्यास बोर्ड धार्मिक बोर्ड बना करके और उसमें सिर्फ ब्राह्मणों का प्रवेश दे रहे हैं, तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है संवैधानिक रूप से, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से कुछ और ही दिखता है। बिहार की हर एक थाने में आप चले जाइए, कोई भी थाना ऐसा नहीं होगा जहां पर मंदिर नहीं होगा। क्या उस थाने कैंपस में मंदिर किसके पैसा से बन रहा है? क्या वो सरकार का जगह है? क्या वहां जब मंदिर बना तो क्या मस्जिद बना, गिरजाघर बना, गुरुद्वारा बना, बौद्ध विहार बना? तो घोषित रूप से आप एक धर्म का वर्चस्व बनाना चाहते हैं, ये कतई अब जो बहुजन समाज के लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज में गए हैं, तर्क करना शुरू कर दिए हैं, तो अब ये चीजें उनकी टूट रही हैं।
पटना जी, पटना एक जंक्शन और मैं पे खबर जी, पटना जी। जंक्शन के सामने बड़ा हनुमान का मंदिर भी है, एमएलए वो साहब। रेलवे के ज़मीन पर है। ये तो फिर अवैध है फिर तो ये अवैध है, हमारा पूरी तरह से झोपड़ी अवैध अगर है। हमारे गरीब लोग सरकारी अगर चीज़ झोपड़ी लगा करके जिंदा है, झोपड़ी लगा करके धूप से बरसात से बचते हैं, उसको बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। लेकिन देश में हुँ, करोड़ों ऐसे धार्मिक स्थल बने हैं जो बीच सड़क पर हैं, उनको कोई तोड़ने वाला नहीं है। तो जमीन हुँ। कब्जाना है तो भाई धार्मिक कोई प्रतिष्ठान बना दो, जमीन कब्जा हो जाएगा। जी। अच्छा, एक और खबर आई थी जो मंदिर प्रवेश की बात आ रही है, यहाँ पे एक अभी लेटेस्ट ही खबर है। ये जागरण का हवाला दे रहा हूँ, ये पेपर छापता है इसमें कि गंगोत्री धाम एक हाँ, गंगोत्री धाम में गैर सनातनियों पर रोक। मंदिर समिति का बयान, जो गंगा जल गोमूत्र पिएगा उसका ही स्वागत होगा। तो क्या इस तरह से अब जो लोग भी जिनको हिंदू कहा जा रहा है, चलो मुस्लिम्स को, ईसाई को तो इन्होंने छाँट दिया कि भई गोमूत्र वो नहीं पिएँगे या जो भी करेंगे। तो क्या जो अपने को हिंदू कह रहे हैं, उनको भी अब गोमूत्र कंपल्सरी किया जा रहा है कि अगर उनको किसी मंदिर में जाना है, तो वो गोमूत्र पिएँगे तभी उनको स्वागत होगा उसमें? नहीं, पहले तो गौमूत्र पी करके शंकराचार्य लोग वीडियो जारी कर रहे हैं, उसके पुजारी जितने हैं पहले वो गौमूत्र पिए, ठीक है? वो दूसरे को हुँ, गौमूत्र पिलाते हैं, अपने हिमालय का सबसे महँगा वाटर पीते हैं। ये सब लोग जानते हैं। हुँ, विदेश से उनके लिए पानी आता है, हिमालय का 46,000 रुपए 46,000 रुपया में 1 लीटर पानी आता है। वो पानी वो लोग पीते हैं और बाकी बहुजनों को गौमूत्र पिलाने के लिए और गोबर चाटने के लिए सिखाते हैं। यही तो धर्म है। हुँ, सारे नेता जितने बीजेपी आरएसएस के नेता हैं, उनकी मीटिंग में देखिए, उनकी मीटिंग में तो गिलास में गौमूत्र होना चाहिए। हुँ, तो उनकी मीटिंग बिल्कुल। में हिमालय का बोतल रखा होता है, बिसलेरी रखा होता है, मिनरल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं चाहिए, मिनरल वाटर चाहिए और बहुजनों के लिए गौमूत्र चाहिए। ये तो अंतर अब लोग समझ रहे हैं। जी। तो कुल मिला के अभी इस देश में जो तत्कालीन गवर्नमेंट है, सरकारें हैं, वो जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, तो इसमें क्या जो गैर हिंदू हैं या गैर ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, उनके हक अधिकार को कहीं सीमित करने की, छीनने की कोशिश हो रही है या अब ऐसे ही अभी तक चला रहा है, जैसे पहले से चला रहा है वैसा ही चल रहा है? कोशिश नहीं हो रही है, छीन ली गई है। अभी हम हजारों लोग को जानते हैं कि जो वोटर थे इस चुनाव में उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। तो आपने वोट का अधिकार छीन लिया। जब वोट का अधिकार छीन लिया, तो आने वाले दिन में आप कहेंगे कि भाई आप भारत के नागरिक नहीं हैं और भारत के नागरिक नहीं हैं, तो या तो आपको देश से निकाला जाएगा, डिटेंशन सेंटर में आपको रखा जाएगा। नई शिक्षा नीति बना करके आपने कंपलसरी किया कि 1 क्लास से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चों को अपना जातीय पेशा का पढ़ाई पढ़ना होगा। तो बताइए, हुँ, जो जूता बनाता है वो जूता बनाने का पढ़ाई पढ़ेगा, जो कपड़ा धोता है वो कपड़ा धोने का पढ़ाई पढ़ेगा, जो बर्तन हुँ, बनाता है वो बर्तन बनाने का पढ़ाई पढ़ेगा, जो लोहा का औजार बनाता है लोहा का पढ़ाई पढ़ेगा। और उनके बच्चे विदेश में जाकर के कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर के वो डिग्री लेंगे और आकर के यहाँ बड़े-बड़े पद पे आसीन होंगे। तो क्या है इस तरीके से, तो इसलिए बहुजनों की सारी चीजें छीन ली गई। कैंपस में आप ही ने रिपोर्ट दिया कि 118% भेदभाव बढ़ा है 2014 के बाद, जिसमें पायल तड़वी, हुँ, रोहित वेमुला और बहुत सारे छात्रों के साथ में अत्याचार हुआ। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यूजीसी ने भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी एक्ट बनाया और 2 दिन के अंदर एक्ट पर रोक लगा दी गई कि भाई आप आप हजारों उदाहरण है। सफदरगंज अस्पताल को फाइन किया गया, 10-10 लाख रुपए उनके फाइन हुए कि आप जानबूझ करके
योग छात्र को जो अनुसूचित जाति से आते थे, पिछड़ी जाति से आते थे, मेडिकल में आप उनको लगातार 10 साल तक के फेल करते रहे। ये जांच कमेटी बनी, उस जांच कमेटी ने रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट के बाद ये बातें सामने आई। तो सभी जगह एक रिपोर्ट के बाद जब यूजीसी एक्ट बना, एक्ट में भाई हुआ कि जो भी जातीय आधार पर, लैंगिक आधार पर या फिर आर्थिक आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर किसी के साथ में कोई भेदभाव होगा तो दंडनीय अपराध होगा। यदि 30 दिन के अंदर यदि कार्रवाई वैसे छात्रों पे नहीं किया जाता है तो वहाँ के डीन, वहाँ के प्रिंसिपल इसके लिए दोषी समझे जाएंगे। और इतना अच्छा कानून बना, उस पे आपने कोर्ट में जाकर के उसको रोकने का काम किया। वर्षों से कोर्ट में जाकर के लोग 10% रिजर्वेशन के खिलाफ में कोर्ट में गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कश्मीर के मसले पर कोर्ट में गए, कोई सुनवाई नहीं होती है, लेकिन इनके मामले में तुरंत सुनवाई हो जाती है। सवाल तो कोर्ट का भी चरित्र को समझना होगा। तो भारत के बहुजनों को अब जागना होगा, भारत के बहुजनों को अब चेतनशील बनना पड़ेगा, तर्कशील बनना पड़ेगा। और इतना तो समझ लीजिए कि जो भी राजनीति करने वाले जो बहुजन समाज के लोग हैं, आरएसएस और भाजपा के द्वारा बनाए गए पीच पे आप अपनी राजनीति नहीं कर सकते हैं। यदि उनको राजनीति करना है तो उनका राजनीति होना चाहिए बुद्ध का विचार होना चाहिए, कबीर का विचार, संत रैदास का विचार, ज्योतिबा फुले का विचार, पेरियार का विचार और जाकर के मानवर काशीराम साहब, बाबा साहब का विचार, जगदेव का विचार। ये हमारे लिए जो पिच है, इस पिच पे ही आपको खेलना पड़ेगा। यही पिच हमारा असली पिच है। इसी विरासत को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो बहुजन समाज भी जागृत होंगे, और बहुजन समाज जब जागृत होंगे तो आप शासन और सत्ता में आइएगा तो अपने लिए पॉलिसी बना पाइएगा। तमिलनाडु की सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। तमिलनाडु में इतनी सामाजिक जागृति आई कि इस बार आप न्यूज देखे होंगे कि एक भी ब्राह्मणों को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। ये जागृति आएगी। तो भाई जो 3% वाले हैं वो किसी भी आईएएस आईपीएस की नौकरी में 52% जगह बना करके बैठे, और 90% वाले 8% पे आके लटके हुए हैं। तो कैसे न्याय होगा? मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि पीएम बनो अच्छी बात है, सीएम बन जाओ अच्छी बात है, लेकिन यदि तुम्हारा डीएम नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं होगा। तो वहां पर आपकी संख्या 8% से भी कम है, और जो आईएएस है भी तो उनको डीएम की पोस्टिंग नहीं होगा, जो आईपीएस है भी तो उनको जिला नहीं मिलेगा। ये भी तो भेदभाव है। उनको सचिवालय में बैठा के रखा जाएगा। तो स्पष्ट रूप से हमारे लोगों को शौचालय में फंसाया गया और अपने ब्राह्मणों ने सचिवालय पे कब्जा कर लिया। स्पष्ट रूप से अंतर समझ में आना चाहिए बहुजन समाज के लोगों कि हम शौचालय में अब 10,000 12,000 रुपया हमारे लिए शौचालय के लिए लाइन लगाए हुए हैं, और उनके लोग सचिवालय पे कब्जा किए हुए हैं। तो सचिवालय से ही सारी पॉलिसी तय होती है, सचिवालय से ही सारी पॉलिसियां निकलती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ पब्लिक फीडबैक्स आ रहे हैं, और इससे पहले मैं चाहता हूं कि प्रोफेसर विलास खरात जी भी इस मुद्दे पर अपनी कुछ राय रखें महारैली पे। जी, हमारे साथी माननीय सतीश दास जी ने बहुत खुलकर बात रखी है, और उन्होंने ही बिहार के असेंबली में आवाज उठाई है, और इस आंदोलन को सफल करने के लिए पूर्ण रूप से जी जान लगाई है। और अभी भी वे बाबा साहब अंबेडकर के कर्मठ अनुयायी, सच्चे अनुयायी बनकर बिहार के लोगों को लाखों की संख्या में जगाने का, इकट्ठा करने का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा कार्य, ऐतिहासिक कार्य माननीय सतीश दास जी के द्वारा किया गया है। समाज उनका हमेशा से ऋणी और आभारी रहेगा। मगर जिस तरीके से तानाशाही रवैया कलेक्टर के द्वारा अपनाया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? ब्रिटिश काल में कलेक्टर थे, ब्रिटिश काल में भी पुलिस अधिकारी थे। बड़े गर्व की बात है कि 1895 में जो कोर्ट केस चल रहा था, तो ब्रिटिश पीरियड में गया का कलेक्टर
एक बड़ा ब्रिटिश अफसर था जिसने भारत की तमाम भाषाओं का सर्वे किया था, और वो भी कहते थे, ब्रिटिश समय का जो कलेक्टर था उनका भी यही कहना था कि बोध गया को बौद्धों के हवाले करने चाहिए। कनिंघम का भी दावा था कि बौद्धों की विरासत है, दुनिया के बौद्धों की विरासत, इसको बौद्धों के हवाला करना चाहिए। कई सारे लोग गांधी जी को मिले थे 1922 में, और उनको लिखित में मंक्स लोगों ने 90 डिग्री वो हो गया है, चेंज हो गया है। जी। मंक्स लोगों ने डिमांड किया था कि बौद्धों के हवाले कर दो। गांधी जी बड़े चालाक थे, उन्होंने कहा हम ब्रिटिशों के गुलाम हैं, जैसे भारत आजाद हो जाएगा हम आपको दे देंगे। 1947 को भारत आजाद हो गया, 1949 को ये एक्ट बन गया। ये एक्ट में महंत को, शैववादी महंत ब्राह्मण को महाबोधि का वारिस घोषित किया है, मालिक घोषित किया है। केवल ब्राह्मणों को इसका मेंबर ही नहीं बनाया, तो महंत ब्राह्मण को वांशिक आधार पर इसका मेंबर चुना जाता है। वांशिक आधार पर कौन चुना जा सकता है? जो उसका वारिस होगा। क्या महंत ब्राह्मण सम्राट अशोक का वारिस है? क्या महंत ब्राह्मण तथागत भगवान गौतम बुद्ध का वारिस है? हाँ, हम ये कह सकते हैं सतीश दास बाबा साहब अम्बेडकर के वारिस है। और जो महाबोधि सोसाइटी के जो सेक्रेटरी थे वली सिन्हा, उन्होंने 1948 को, क्योंकि उन लोगों को वादा किया था कि आजादी मिलते ही हम बोध गया को मुक्त करेंगे, तो सेक्रेटरी ने किताब लिखी है एंशिएंट हेरिटेज, बुद्धिस्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया। उसके अंदर बोध गया के चैप्टर में उन्होंने लिखा कि बोध गया के टेम्पल के सामने ही हम जब एंट्री करते हैं लेफ्ट साइड में, वहां पर ब्राह्मणों ने कुछ इंक्रोचमेंट किया है, महंत ब्राह्मण ने, और उन्होंने दावे से कहा है कि वहां 2 महंत ब्राह्मण की डेड बॉडी दफन की है। बड़ी आश्चर्य की बात है। मैं उसका एक साक्षीदार हूं कि मैंने एक दिन एक महंत को, जो बौद्ध भिक्षुओं के अंदर बैठा था दान दक्षिणा लेने के लिए, तो मैंने उसको ज्यादा चंदा दिया। वो खुश हो गया, उसको लगा ये हमारा आदमी है, तो मुझे उससे कुछ जानकारी लेना था। तो उस ब्राह्मण महंत ने मुझे ये बताया कि ये जो देश दुनिया के बौद्ध लोग आते हैं, तो जिस जगह पर एंट्री करते ही वंदन करते हैं, उस जगह पर हमारे महंत की डेड बॉडी है, और वहां बोर्ड पर लिखा हुआ है 5 पांडव, चेतन गिर, फलाना गिर, नाम लिखा हुआ है। अब वो उससे आम लोगों को समझ में नहीं आता चेतन गिर क्या है, ये फलाना गिर क्या है। तो बीटीआई एक्ट निरस्त करना चाहिए। और बीटीआई एक्ट का जो अध्यक्ष है वो गया का कलेक्टर है। कलेक्टर को तो भारत के संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए, मगर ये गलत जो एक्ट है, हमें भी बड़ा आश्चर्य लग रहा है। हमारी लड़ाई जिनके खिलाफ चल रही है उन्हीं के सामने हमें परमिशन मांगनी पड़ रही है। और बीटीआई एक्ट भारत के संविधान के खिलाफ है। तो बड़े दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमें रोका जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ऊपर से आदेश है, ऊपर से प्रेशर है। वो ऊपर वाले लोग कौन है? हमें एक जानकारी है कि आरएसएस बीजेपी के लोगों की मीटिंग हुई,
उसमें यह तय हुआ कि विरोध करना चाहिए, मगर ये कार्यक्रम बोध गया से दूर है, पब्लिक एरिया में है। तो ये प्लान किया गया, खास करके समिति के ही कुछ महंत और अन्य सदस्य के द्वारा, कि अफवाह फैलाई जाए, और वो भी अधिकारियों के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, कि सीएम आ रहे हैं। भाई सीएम आ रहे हैं तो अच्छी बात है, बोध गया लेकर जाइए, उनको भी नमाइए। वो तो बैकवर्ड कास्ट के हैं, हो सकता है उनको बुद्धि आ जाए, और उनको जितनी जल्दी बुद्धि आ जाएगी वो बोध गया को मुक्त करने की घोषणा करे। तो कोई भी आ जाए, प्रधानमंत्री है, गवर्नर आते हैं, अच्छी बात है। तो क्या अन्य लोगों को कार्यक्रम के लिए पाबंदी लगाओगे? सीएम की क्या विचारधारा है? सीएम को सीएम होना चाहिए, गवर्नर को गवर्नर होना चाहिए। आरिफ मोहम्मद खान को किसने भेजा था? मोहन भागवत ने भेजा था। काय के लिए भेजा था? मुसलमान होने के बावजूद आरएसएस की आरिफ मोहम्मद खान ने माना, और वह काल्पनिक शिवलिंग मानकर उन महंत ब्राह्मण ने पूजा करवाई, और कलेक्टर महाशय, एसपी महाशय उस गवर्नर के साथ खड़े थे। क्या इसके लिए कलेक्टर को अध्यक्ष बनाया? वर्तमान सीएम है, उसकी कौन सी विचारधारा है? वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं आरएसएस बीजेपी के लोग। हम भारत के तमाम लोगों को, देश दुनिया के तमाम लोगों को ये सूचित कर रहे हैं कि वो लोग साम दाम दंड भेद और संविधान के खिलाफ जाकर, कानून के खिलाफ जाकर इस कार्यक्रम को रोकने की साजिश कर रहे हैं। मगर हम लोग, माननीय सतीदास जी, अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा, महाबोधि मुक्ति आंदोलन संघर्ष समिति और तमाम सहयोगी संगठनों के द्वारा ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसको हर हालत में हम पूरा करेंगे। और माननीय सतीदास जी ने आरंभ में ही कहा कि कलेक्टर ने जब कहा कि हम नहीं देते परमिशन, तो इन्होंने कहा हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, हम मंडे से बैठ जाएंगे। पहले आप लिखित तो दो हमें, ताकि हम कोर्ट में जाएंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे। आपने हमारा प्रचार रोक दिया है, मगर भूख हड़ताल शुरू होते ही हमारा प्रचार और ज्यादा बढ़ेगा, 100 गुना बढ़ेगा। आप हमारे रिसोर्स को बर्बाद करना चाहते हैं, हमारे लोगों में डर पैदा करना चाहते हैं, मगर हम अम्बेडकरवादी है, हम बुद्ध के अनुयायी है, हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। ये कार्यक्रम हर हालत में होने वाला है। निर्धारित तारीख 1 मई को होने वाला है, निर्धारित समय 2 बजे को हर हालत में होने वाला है, और इसके लिए जो चाहे कुर्बानी देनी पड़ेगी, वो कुर्बानी देने के लिए हम तैयार है, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, और हमारे बाप ने संविधान लिखा है। हम संविधान को इसलिए ज्यादा मानते हैं कि हम तो मूल भारतीय लोग हैं, हम ब्राह्मणों की तरह विदेशी लोग तो नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया हुआ संविधान है, उस संविधान पर और भारत की कानून व्यवस्था पर हमें यकीन है, विश्वास है। और जब हमारा विश्वास टूट जाएगा, हमारे लोगों के साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी की गई है। 2019 से हम देख रहे, अयोध्या का फैसला आने के बाद हम लोगों ने बोध गया के मामले पर ज्यादा सीरियसली ध्यान देना स्वीकार कर लिया है। भारत की न्यायपालिका को खरीदकर, लालच देकर, ब्लैकमेल कर श्रद्धा और आस्था के आधार पर फैसला दिया है। अब उन लोगों को क्या लग रहा है कि हम साकेत पर कब्जा कर लिया, अब बोध गया पर कब्जा कर लेंगे, ऐसा उनका तर्क है, अनुमान है। मगर हम लोग जिंदा है, होने नहीं देंगे। और भारत के तमाम लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि महंत की जो कोठी है, इस कोठी के अंदर
सैकड़ों की संख्या में बुद्ध की प्रतिमा दीवार के अंदर दबा के रखी हुई है। और 7th सेंचुरी में ह्वेनसांग इंडिया में आए थे, मगध में आए थे, बोध गया आए थे, तब उन्होंने जो प्रतिमा देखी थी वो बहुत विशालकाय थी, उसका आकार प्रकार ज्यादा बड़ा था। अभी जो प्रतिमा है वो 7वीं शताब्दी में देखी गई प्रतिमा नहीं है। ये तो 1877 में बेगलर महाशय को जब उसका रिनोवेशन करने की जिम्मेदारी लगाया था, तब उन्होंने पास की एक मूर्ति उठाकर वहां रखी है। कनिंघम ने 1890 में लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि वो मूल मूर्ति महंत के कोठी में दीवार के अंदर दबा के रखी गई है। कितनी दुखद बात है कि ये सारा विवाद हो रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल क्या मर गए? ये सारा विवाद हो रहा है। जो पुरातात्विक बातों का अध्ययन करने वाली जो स्वायत्त संस्था है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो क्या समाप्त हो गई है? क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल मर गया है? जब हम लोग धरने पर बैठे थे, हमारे भिक्खु लोग तड़प रहे थे। हम लोगों को लगा कि इससे कुछ लोगों की जान जा सकती है। हमने मुंबई के मेरे मित्रों को कहा कि एक आरटीआई के द्वारा डायरेक्टर जनरल को चिट्ठी लिखो और उसमें डिमांड रखो कि ये सारा विवाद हो रहा है, डायरेक्टर जनरल क्या कर रहा है? तो डायरेक्टर जनरल के द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने हमें लिखित में मोहर लगाकर जवाब दिया कि हमारा महाबोधि महाविहार के अंदर शून्य पार्टिसिपेशन है, हमारा शून्य सहभागिता है। इतना डेंजर है बीटी एक्ट कि जिसने ब्राह्मणों के पास नाजायज कब्जा दिया और जो पुरातात्विक संस्था है उसको वहां से किक आउट कर दिया। कितने चालाक होंगे उसका ड्राफ्टिंग करने वाले बदमाश ब्राह्मण लोग। तो वो एक्ट को रद्द करना है, निरस्त करना है। और जितना विरोध बिहार सरकार, बिहार का बीटीएमसी का अध्यक्ष, कलेक्टर महाशय और अन्य विधर्मी ब्राह्मण सदस्य इसका जितना ज्यादा विरोध करेंगे, आप करो। बहुजन समाज में जागृति से कुछ हद तक जागृति बढ़ती है, मगर दुश्मन बड़े पैमाने पर विरोध करता हुआ दिखाई देता है तो बहुजन समाज में बहुत ज्यादा जागृति होती है। अब पूरा ज्यादा संख्या में लोग आने वाले हैं। 1 मई को हम लोग अनुमानित आंकड़ा गिन रहे थे कि 2 लाख लोग आएंगे और कम से कम 1 लाख लोग आएंगे। मगर इस विरोध से ऐसा लग रहा है कि अब 4-5 लाख से भी ज्यादा लोग आएंगे। तो प्रशासन को, बिहार सरकार को, बीटीएमसी के संविधान विरोधी ब्राह्मणों को, तुम विरोध कर रहे हो, फिर नतीजा भी भुगतो। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हमारी तरफ से नहीं खड़ा किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बिहार सरकार के द्वारा खड़ा किया जा रहा है, बीटीएमसी के द्वारा खड़ा किया जा रहा है। बीटीएमसी का जो अध्यक्ष है कलेक्टर के द्वारा खड़ा किया जा रहा है। तो आप लोग लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा नहीं होने दे रहे हो, तो लोगों को गुस्सा बढ़ रहा है। तो जागृति बहुत बड़े पैमाने पर आपके विरोध से आ रही है। मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूं, और हमारे आदरणीय पूर्व सांसद और इस आंदोलन के हमारे मुखिया माननीय सतीश दास जी ने जो बातें रखी है बहुत ही एक्चुअल बातें हैं, और बहुत सारी बातें हम और भी जाहिर करेंगे। और आपको भी धन्यवाद कि बहुजन लोगों को जानकारी देने के लिए साइंस जर्नी का आपने हमें न्योता देकर अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद।
जी, बहुत-बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत जानकारी के लिए और यहाँ पे कुछ फीडबैक्स आ रहे हैं। संतोष जी कुमार लिखते हैं, ब्राह्मण एएसआई ने यज्ञ हवन करके बलि राजगढ़ में खुदाई शुरू की है। ये देखिए, एएसआई जो है यज्ञ हवन करा के खुदाई करवा रहा है। ये खुदाई वैदिक काल, महाभारत, राजा जनक वेदी को बुद्ध से पहले स्थापित करने के लिए झूठे प्रमाण निकालने लगेंगे, हमें सचेत रहना होगा। शुक्रिया जी संतोष इसके जी बारे जानकारी में देने के लिए। इसके जी। बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट ने सिलेबस में बदलाव किया है और बदलाव करने के लिए उन्होंने 40 लोगों की एक कमेटी बनाई है और उसका हेड एक दीक्षित नामक ब्राह्मण है और वो ओके। 40 के 40 लोग आरएसएस बीजेपी से संबंधित लोग हैं और ज्यादातर ब्राह्मण सभी के सभी ब्राह्मण हैं और उनको ये ड्यूटी दी हुँ, गई थी कि रामायण महाभारत ये बुद्ध पूर्व है, मौर्य पूर्व है, ये कैसे भी करके दिखाओ। और जो G20 शिखर परिषद भारत में आयोजित की गई थी तो गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ियों को ढकाया गया था, उनको बाहर आने के लिए पाबंदी लगाई गई थी और खबर में यह बताया गया था कि उनको अलग अलग जो विदेशी मंत्री रहेंगे, प्रतिनिधि रहेंगे, उनको अलग अलग जगह दिखाई जाएगी और वो अलग अलग जगह दिखाने के लिए दिल्ली में एक पुराना किला है, उसकी खुदाई शिखर परिषद के पहले कराई गई थी और उसके अंदर महामाया की प्रतिमा मिली थी, उसके अंदर बुद्ध के त्रिरत्न मिले थे, उसके अंदर अशोक के सबूत मिले थे। मगर डायरेक्टर जनरल एएसआई के द्वारा ये घोषित किया गया था कि ये पांडवों का किला है, तो एएसआई का तो ये काम नहीं है। और उससे ज्यादा दुखद बात यह है कि हरियाणा में जो राखी गढ़ी सभ्यता मिली है वो इंडस सिविलाइजेशन की एक सिविलाइज सोसाइटी है, महान सभ्यता है। वहां केवल कंकाल का डीएनए टेस्ट हुआ है, 13 टीले हैं। खुदाई करने के पहले डायरेक्टर जनरल ने वहां पर बोर्ड लगाया है और उसके ऊपर लिखा है ये सिंधु सरस्वती वैदिक सभ्यता है। यानी हम लोग जो पढ़ते थे जानते थे कि इंडस सिविलाइजेशन ये नॉन ब्राह्मण यानी यहाँ के नेटिव लोगों की सभ्यता है। ब्राह्मण जब भारत में आए ही नहीं थे तब यहाँ के लोग इतने विकसित थे। मगर अब ये ऐसा है, क्या कह रहा है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी, धौलावीरा ये सारी सभ्यताएं वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई है और वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं बल्कि वो यही के नेटिव लोग हैं और इसको मान्यता देने का काम एएसआई कर रहा है। तो एएसआई राष्ट्रद्रोही संस्था बन चुकी है, भ्रष्ट संस्था बन चुकी है, मुझे एक्स पर न्यायपालिका भी ब्लॉक कर भ्रष्ट दिया है। संस्था बन चुकी है। मुझे एक्स पे ब्लॉक कर दिया है एएसआई ने कि इसके सवाल नहीं सुनूँगा मैं। मेरे कई बार ट्विटर बंद कर हुँ, दिए गए, फर्जी मुकदमे किए जाते हैं, तो ये हमारे जीवन का अंग है। हुँ, बाबा साहब अम्बेडकर का ब्राह्मण विरोध करते थे तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि माय मिशन इज एंजॉयमेंट। तो हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं और जितनी तकलीफें हमें होती है संविधान होने के बावजूद, बाबा साहब के समय में तो कोई ऐसा संविधान नहीं था, हमें बाबा साहब का संविधान मिला है। ये होने के बावजूद हमें जब ज्यादा दुश्मनों के द्वारा तकलीफ दी जाती है तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात याद आती है कि हमारा आंदोलन हमारे लिए इंजॉयमेंट है, हमारा संघर्ष हमारे लिए इंजॉयमेंट। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अमीर प्रसाद यहाँ लिखते हैं, पूर्व विधायक सतीश दास जी सहित सभी आंदोलनकारियों को दिल से सैल्यूट। हम सभी बिहार के बहुजनों का पूर्ण समर्थन है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। शुक्रिया जी आपका, अमीर प्रसाद जी।
बहुत धन्यवाद। जी। और और यज्ञ सर, मैं इस एक अपील करता हूँ कि इस हुँ, हुँ। आंदोलन के लिए बहुत सारी वित्तीय मदद की ज़रूरत है। तो सतीश दास जी ने अपने फ़ेसबुक अकाउंट से वो जानकारी दिया है। तो मैं सतीश दास हुँ, जी हुँ। को घोषित करना अपील करा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जीपे हुँ, नंबर हुँ। या फ़ोन पे नंबर हो तो यह जाहिर करें, ताकि बहुत सारे देश दुनिया के लोग सुनते हैं, वो हमें मदद कर सकते हैं। हाँ, ज़रूर। साथियों, जो भी आप हमें सुन पा रहे हैं, तो जो भी सपोर्ट करना चाहते हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं, माननीय सतीश दास जी को। आप जारी कर सकते हैं। जी, बोल बोल सकते हैं। जिस नंबर पे चाहते हैं सपोर्ट या कोई लिंक वगैरह। अ, हमारा गूगल पे नंबर है 9934037839, जो मेरा जी। स्वयं का नंबर है, मेरे गूगल अकाउंट पर भी अवेलेबल है, 9934037839। और आखिर ये में मेरा यही कहना चाहता हूँ आखिर में मैं सभी दर्शकों को, आंदोलनकारियों को, समर्थकों को, देश दुनिया के समर्थकों को यही कहना चाहता हूँ कि बिहार सरकार के द्वारा फैलाई, हो सकती है वो अफ़वाहें फैला सकते हैं, हो सकते है वो अखबारों में गलत जानकारी दे सकते हैं, कार्यक्रम कैंसल हो गया है, ऐसा प्रचार भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के द्वारा हमें धमकी भी दी जा रही है कि अ, हमारी सत्ता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। परसों सतीश दास जी को 11:30 बजे धमकी भरा फ़ोन आया। हमें हमें तो ये आदत बन चुकी है। मगर सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा या गया जिले के प्रशासन के द्वारा जो भी अफ़वाहें फैलाई जाएगी कार्यक्रम को लेकर, उसे केवल अफ़वाह मानी जाए। कार्यक्रम होने वाला है, कार्यक्रम होके रहेगा। तो 1 मई को मान लो किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में हम तो वहीं रहेंगे। मगर मान लो, मुझे हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ, ये होगा नहीं। मुझे या सतीश दास जी को अरेस्ट भी कर लिया जाता है, तो भी कार्यक्रम होके रहेगा। एकदम। तो भी कार्यक्रम होके रहेगा। वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा खड़ी रहेगी, तथागत बुद्ध की प्रतिमा खड़ी रहेगी। चलो, उनकी ही अध्यक्षता में वो कार्यक्रम होगा। ऐसा मानकर वो कार्यक्रम किया जाएगा, वहाँ वक्तव्य होगा, हमारे लोगों को जन जागृति का अभियान दिया जाएगा। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, और हम दोनों भी हमारी बात खत्म करेंगे कि जिस दिन हुँ, हुँ। पिछले वर्ष बिहार स्टेट के गवर्नर के द्वारा जो संविधान विरोधी काम उनसे करवाया गया, काल्पनिक शिवलिंग की पूजा कराई गई, उसी दिन वो जो डुंगेश्वरी पहाड़ है, वहाँ जो महाराष्ट्र से, बिहार से, अलग-अलग राज्य के लोग जहाँ बुद्ध शुरू में वहाँ रुके थे, तो वहाँ वंदन करने गए, तो कई सारे भिक्षु को और महिलाओं को वहाँ के पंडों ने मारा गया था। उसके वीडियोज़ लोगों ने निकाले थे। आज भी वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। क्या बिहार के बीटीएमसी के किसी भी सदस्य ने वो वीडियो में, जो वहाँ पंडे रहते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी थी कि उनको अरेस्ट कराते, तब माना जाता कि उनके अंदर करुणा आ गई है। बीटीएमसी के लोगों में देखो, कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ लोगों को उकसाया जा रहा था, वहाँ तो मैं मौजूद ही नहीं था। मैं तो सफर में था, इलाहाबाद तक पहुँच गया था। मेरा भी नाम उस एफआईआर में दर्ज किया गया था, जबकि वहाँ मैं मौजूद नहीं था। तीसरी महत्वपूर्ण बात, 1 मई के दिन ही बिहार राज्य सरकार के सेक्रेटेरिएट के द्वारा ये घोषित किया जाता है कि गया शहर का नाम आज के बाद गयाजी किया जाएगा। गयाजी किसको कहा जाता है वायु पुराण में? तो ब्राह्मणों ने प्रतीक रूप में तथागत शाक्य मुनि, तथागत भगवान बुद्ध को ही असुर गयासुर कहा है, जो दिमाग से बहुत ज्यादा तेज था और उसकी बुद्धि का लेवल का एक भी ब्राह्मणों का देवता नहीं था, और उसकी केवल मुंडी हिलने से सारी स्वर्ग नरक हिल रहा था।
तो उसके सिर पर सारे देवता बैठे, तो भी उसका सिर हिलना बंद नहीं हुआ। तो विष्णु ने उसको लात मारी और उसको गाड़ दिया गयासुर को। ऐसी कहानी बताई गई थी। तो सेक्रेटेरिएट के लोग कौन सी परीक्षा पास होकर सेक्रेटेरिएट बने? आईएएस आईपीएस, गया जिले का कलेक्टर कौन सी परीक्षा पास हुए? क्या वायु पुराण पढ़कर पास हुए हैं क्या? जिन्होंने गया जी किया उन लोगों को संविधान संविधान द्रोही घोषित करते हैं हम लोग। अगर वायु पुराण के आधार पर आप बिहार का प्रशासन चला रहे हो, बिहार का असेंबली चला रहे हो, पुराणों के आधार पर अगर असेंबली चला रहे हो, तो बिहार की सरकार राष्ट्रद्रोही सरकार है, क्योंकि वो संविधान की शपथ लेते हैं। हर मंत्री संविधान की शपथ लेता है। अभी जो मुख्यमंत्री बने हैं वो तो खुद होकर वो ओथ पढ़ नहीं रहे थे। वो जो उनको ओथ दे रहा था वही पढ़ रहे थे, और मीडिया वालों ने उनकी गलतियां तक ढूंढा था कि सीएम बने मगर गलतियां ढूंढा था। अब बताओ, जिन्होंने संविधान की शपथ खाकर संविधान के साथ वफादार रहेंगे ऐसा कहा, वो पुराण को आधार बनाकर गया में ब्राह्मण राज थोप रहे हैं। इससे आप अंदाजा बांध सकते हो कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने यह दुष्कृत्य किया। कितने भयानक साजिश चल रही है। अगर इन्हें रोका नहीं गया तो फिर भविष्य हमारा खतरनाक है। धन्यवाद। धन्यवाद। जी, शुक्रिया। सम्यक यहाँ पे लिख रहे हैं कि कैन यू प्रोवाइड अकाउंट नंबर्स इफ पॉसिबल नॉट जीपे। ये ब्रिटेन से हैं, तो नॉट जीपे ये आप अकाउंट स्क्रीन नंबर पर बोल रहे आपका जो नंबर है सतीश दास जी, जो स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उसको दिखा सकते हैं कि लोग उस वीडियो को आगे पीछे करके स्क्रीनशॉट करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, दे रहे हैं 1 मिनट। शुक्रिया शुक्रिया। चंदन को बोले तो अकाउंट वाला डिटेल्स भेजा। तो कुल मिला के या साथियों आप सभी ने सुना या यहाँ पे। एक मिनट हम्म, में सतीश दास जी का एक वीडियो भेज रहा हूँ, आप जरा उसको प्ले करा दीजिए। उसके अंदर वो स्क्रीन पर है। अच्छा, पूरा ये अकाउंट नंबर है। अच्छा, ये स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, ये स्क्रीन पे दिख रहा है। थोड़ा सा और पीछे ले जाइए, हल्का सा पीछे। हाँ, हाँ, अब क्लियर दिख रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से साथियों आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी हेल्प करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ से हेल्प कर सकते हैं। शुक्रिया। वीडियो का जी, लिंक भेज देंगे, आप चला भी हाँ सकते जी। हैं। हाँ, ठीक है। मेरे इतना काफ़ी है, इतना से लोगों को स्क्रीनशॉट ये पूरा सीन आ जाएगा, आ गया होगा। इतना में लोग डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। बाकी आप लोग फ़ेसबुक पेज आप जॉइन कर सकते हैं। आपके तो सारे सोशल मीडिया पेज होंगे ही, हाँ, फ़ेसबुक मेरे पेज होगा। सतीश कुमार के जी, नाम से पेज है। हाँ, वहाँ पे जी आप जी, देखेंगे मेरा तो डॉक्टर विलास खरात नाम से है। वहां पर डॉक्टर भी विलास खरात। समय समय पर और अपडेट डॉक्टर जानकारी विलास मिलेगी। खरात नाम से भी है, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साइंस जर्नी को। बहुत धन्यवाद। हाँ, ये ओके। तो इसी के साथ ही आज हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करेंगे, और मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ प्रोफ़ेसर विलास खरात जी का, और साथ ही माननीय सतीश दास जी का। आप जुड़े, आपने खूबसूरत जानकारी दी। इस आंदोलन को आप लोग जारी रखें, और पूरा बहुजन समाज, पूरा जो भी बुद्धिवादी लोग हैं, सब लोग आपके साथ हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का। जी। तो साथियों, आपने सुना, आपने किस तरह से आंदोलन के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं, और माननीय सतीश दास जी पिछले बार जब जुड़े थे तो इन्होंने बताया था कि पिछले बार जब वो इस आंदोलन से जुड़े थे, इस कारण से उनकी विदाई गई थी। ये भी उन्होंने बताया था कि उन्होंने कितना डेडिकेटेड कर दिया खुद को आंदोलन के लिए। ये भी परवाह नहीं किए कि पद प्रतिष्ठा की भी परवाह ना करते हुए आंदोलन के लिए जुड़े। और उन्होंने ये भी बताया। तो आप देखें और प्रयास कीजिए कि 1 मई को अगर आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ पे विशेषकर जो बिहार के लोग हैं, बाहर वाले तो चलो पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे, लेकिन जो बिहार के लोग हैं, वो अगर जुड़ सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी बात होगी। शांति
लोकप्रिय रूप से आप याद रखना है कि जब भी रैली वगैरह होती है, तो असामाजिक तत्व लोग कुछ न कुछ गड़बड़ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें शांतिपूर्ण रवैये से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। अच्छा, इसके बाद से हम यहाँ पे रिपब्लिक इंडिया जी ने मेंबरशिप लिया था, शुक्रिया जी आपको। और यहाँ पे अभिषेक वरुण जो हैं वो लिखते हैं, मैं ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा, पर क्या इंडिया में जिन्हें इंडो आर्यन कहा जाता है, क्या वो 1500 बीसी में इंडिया में आए थे या नहीं? ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा जिन्हें इंडो आर्यन कहा जाता है। देखिए, ये भारत में 2000 से 1500 बीच में जो आए थे, तो कहाँ पे आए थे? मतलब आप किस तरह से देखते हैं? जैसे आप इस चीज़ को देखते हैं कि अंग्रेज़ भारत में आया तो वो गोरा था, ठीक है ना? जब भी कोई भी आता है बाहर से तो उसका एक ख़ास कलर होता है। तो अगर उस बीच में आया था तो कौन से क्षेत्र से आए थे, कहाँ से आए थे और वो गोरे लोग आके कहाँ बस गए? उसके पहले भारत में किस कलर के लोग रहते थे? फिर वो कौन-सी भाषा ये सारी चीज़ें आप मिलाओगे तो आप देखोगे कि जो थियरी प्रपोज़ की गई है वो पूरी तरह से झूठी और बेकार थियरी है। उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। भारत में वैसे ही जो भारत का पश्चिमोत्तर इलाका है, तो जैसे कि पाकिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान, गुजरात हो गया, उन क्षेत्रों को आप अगर देखोगे ध्यान से तो वो वैसे ही पहले से ईरान से जुड़े हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का तो पूरा बेल्ट थे वो। तो आना-जाना हमेशा ही लगा रहता था। तो ये जो थियरी है ना कि आ गए स्पेशल बसे, इसका स्पेशल माइग्रेट होके बसने का कोई एविडेंस नहीं है, आने-जाना लगा रहता था। इसके हैं एविडेंस कि हाँ, लोग आते-जाते रहते थे। आप सिकंदर के समय देखो ना, आप उसको देखो ना, सेलूकस को देखो ना, तो आप देखोगे तो वो आते-जाते रहते थे। इसके है लेकिन कोई स्पेशल आके माइग्रेट करके बस गया, इसका कोई एविडेंस उस तरह से नहीं मिलता है। और इसके बाद से यहाँ पे गिरजा शंकर मौर्य जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर है। सम्यक एम जी का सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया जी आपको। और फिर इसके बाद से राम प्रवेश जी लिखते हैं, सर मेरे चंद सवाल हैं, क्या जोड़ सकते हैं? जय सम्राट। राम प्रवेश जी आप जुड़ें, कल जुड़ जाइएगा, कल जातक कथा होगी ना तब आप जुड़ जाइएगा या फिर संडे को जुड़ जाइएगा रैशनल वर्ल्ड पे। तो ज़रूर क्योंकि आज गेस्ट के लिए था इसीलिए इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।